पिछले वीडियो में हमने भारतीय देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति का प्रथम वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों के प्रति अपनाई गई 5 नीतियों में से 2 नीतियों का हमने अध्ययन किया, जिसमें 1740 से 1765 के बीच समानता प्राप्त करने की नीति, 1757 से 1813 के मध्य रिंग फेंस या घेरे की नीति या बफर स्टेट की पॉलिसी, इन 2 के बारे में हमने अध्ययन किया। उससे आगे की नीतियों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई तीसरी नीति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी, जो 1813 से 1857 के मध्य रही। जैसा ही इसके नाम में अर्थ निहित है, अधीनस्थ पार्थक्य, इसका तात्पर्य यह है कि पहले भारतीय देशी रियासतों को अधीनस्थ बनाया, उसके बाद में पार्थक्य उनको पृथक किया। हमने सहायक संधि के प्रावधानों में देखा कि किस प्रकार भारतीय रियासतों को इन्होंने विभिन्न प्रोविज़न के माध्यम से अपने अधीन किया और उन प्रोविज़न के माध्यम से उनके विदेश नीति के जो अधिकार थे, उन विदेश नीति के अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार एक रियासत दूसरी रियासत से यदि संधि समझौते युद्ध करना चाहती थी तो पहले उसको ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को हमेशा रियासत या शासकों के संगठित होने का अंदेशा रहता था। इसलिए वे उनको आपस में संधि सहयोग समझौते नहीं करने देते थे। परिणाम स्वरूप ये रियासतें धीरे धीरे दूसरी रियासतों से दूर होने लग गई, अर्थात पड़ोस की रियासत भी दूर की रियासत बन गई। तो ऐसे कुछ प्रोविज़न किए सहायक संधि, जैसे हमने देखा घेरे की नीति का विस्तार दिया लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन उसके बाद के जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। लेकिन 1813 में जैसे ही गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स आया तो उसके बाद उन्होंने हस्तक्षेप की नीतियों का त्याग किया और उसके पश्चात उसने हस्तक्षेप की नीति प्रारंभ की, जिसको इतिहासकार अग्रगामी नीति कहते हैं। जैसा हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति लागू की, ऐसे ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लागू की, जो एक प्रकार से सहायक संधि जैसी ही संधियाँ थी। जैसा हमने राजस्थान के इतिहास में देखते हैं, 1818 के आसपास राजस्थान की लगभग रियासतों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य की नीतियाँ संधियाँ की गई। परिणाम स्वरूप राजपूताना पूरा कुछ ही वर्षों में अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति सबसे पहले इसका प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग है। उन्होंने हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। इस नीति के माध्यम से भारतीय राज्यों को अपने अधीन रखते हुए एक दूसरे से पृथक रखा गया। यही कारण है इस नीति को अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहते हैं। इस नीति के तहत कंपनी ने सभी भारतीय देशी राज्यों को अपने अधीन बनाया तथा उन्हें सहायक संधि स्वीकार करने हेतु बाध्य किया, जिनके प्रावधानों में कहा गया कि कंपनी की सत्ता को देश की प्रमुख सत्ता के रूप में माना जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूर्व की हस्तक्षेप नीतियों के विरुद्ध था, इसलिए उसने तत्कालीन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की नीति पे बल दिया। वह ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जो राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था। जैसा हमने देखा कि सहायक संधि के प्रावधानों में ये था कि हम देशी शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मूल संधियों में ऐसा था और प्रारंभ में इस नीति का पालन भी किया गया। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे ही आया, गवर्नर जनरल 1813 में बन के आया, तो उसकी ये नीति थी, उसका ये मानना था कि हमें विभिन्न जो भारतीय राज्य हैं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए उसकी पॉलिसी को अग्रगामी नीति कहते हैं और अग्रगामी नीति के माध्यम से उसने भारत के काफ़ी क्षेत्र को अंग्रेज़ों के अधीन किया। जैसे इस नीति के माध्यम से मध्य भारत तथा काठियावाड़ की लगभग 145 रियासतों एवं राजपूताना की 20 रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया।
इसी समय लॉर्ड हास्टिंग ने देखते हैं जैसे मध्य भारत और काठियावाड़ की 145 रियासत अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों के अधिकार में आई। राजपूताना की लगभग 20 रियासतें इनके अधिकार में आई। सबसे अंत में फिर 1823 में सिरोही आती है। लेकिन तमाम जो रियासतें हैं राजपूताना की, वे भी इन संधियों के तहत अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गई थी। इसी समय जो अन्य शक्तियां हैं उनका भी हम देखते हैं किस प्रकार अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजी प्रभुत्व में आई। जैसे लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को अंतिम रूप से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित कर दिया, तो मराठों को भी अधीनस्थ पार्थक्य की संधियों के तहत ले आए। इसी प्रकार पड़ोसी जो देश थे उनके साथ भी देखते हैं। नेपाल के साथ 1816 में युद्ध कर संगोली की संधि की, और संगोली की संधि के माध्यम से कुमायूं, गढ़वाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कंपनी के क्षेत्राधिकार में घोषित किया। ये हम जब अंग्रेज और पड़ोसी राज्यों के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखेंगे किस प्रकार नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, इनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन का संघर्ष हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की संधि का विस्तार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कैसे होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय काफ़ी क्षेत्रों को कंपनी के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया। जैसे 1831 में मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। द्वितीय 1832 में कछार को बनाया, 1834 में बरार को बनाया और 1835 में जयंतिया पर अधिकार कर लिया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ये क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन आए, अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ चुके थे। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रयास अब ये होने लग गया कि जो देसी शासक हैं, देसी रियासतें हैं, उनको कैसे अंग्रेजी प्रभुत्व में तीव्र गति से लाया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1834 में एक ऐसा अधिकार ब्रिटेन की संसद ने तत्कालीन गवर्नर जनरलों को दिया। लेकिन 1834 से 1848 तक इस पावर को किसी भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने काम में नहीं लिया। 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी बनकर आए, जो एक घोर साम्राज्यवादी था। उसका उद्देश्य यही था कि कैसे देसी शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत तीव्र गति के साथ लाया जाए। इसलिए उसने कुछ उपाय किए, कुछ माध्यम थे जिनके माध्यम से विलय की प्रक्रिया को तेज किया। वे माध्यम कौन से थे वो हम इसमें देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए 3 प्रकार के उपायों का सहारा लिया। पहला सहारा युद्ध का सहारा। युद्ध के सहारे के माध्यम से उन्होंने 3 क्षेत्रों को अंग्रेजी प्रभुत्व के अंदर लाए। पहला क्षेत्र 1849 में पंजाब, 1850 में सिक्किम और 1852 में लोअर बर्मा और पेगू का क्षेत्र। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जिसको लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से अंग्रेजी प्रभुत्व में लेकर आए। द्वितीय उनका उपाय था कुशासन एवं भ्रष्टाचार के आरोप के द्वारा। कुशासन और भ्रष्टाचार के द्वारा 1853 में हैदराबाद से बकाया धन राशि के बदले बरार छीन लिया। इसी प्रकार 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पे कर लिया। आउटरम की रिपोर्ट भी थी, लेकिन स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पे अवध का विलय हुआ। तीसरी जो उनकी पॉलिसी थी, जो सबसे बड़ा सहारा उन्होंने काम में लिया, गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति। ये किस प्रकार से थी, वैसे हम गोद निषेध नीति को अलग टॉपिक्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वहाँ इसके पक्ष विपक्ष जो तमाम पक्ष हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ शॉर्ट में टॉपिक के रूप में बताना चाहूँगा कि यह नीति एक शांतिपूर्ण विलय की नीति थी। यदि किसी राजा के उत्तराधिकारी नहीं होता था तो कंपनी अपनी सर्वोच्चता की नीति के माध्यम से उस क्षेत्र को अपने अधीन क्षेत्रों में विलय कर सकती थी। ये वास्तव में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी। इसके माध्यम से काफ़ी क्षेत्रों को हड़पा गया। कौन कौन से क्षेत्र हड़पे गए उनका क्रम भी याद होना चाहिए। एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले कौन हड़पा गया, उसके बाद कौन हड़पा गया। जैसे सबसे पहले गोद निषेध नीति के माध्यम से
1848 में सतारा को हड़पा, 1849 में संबलपुर जो उड़ीसा में है उनको 1849 में बुंदेलखंड, 1850 में बगाड़, 1852 में उदयपुर, ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, 1854 नागपुर, 1855 करौली जो राजस्थान की है। तो ये लगभग 7 ऐसे क्षेत्र थे जिनको गोद निषेध नीति के अंतर्गत हड़पा गया। लेकिन करौली के विलय को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में हुआ करता था उन्होंने इस विलय को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वास्तव में करौली कंपनी की एक संरक्षित रियासत थी, न कि उनके द्वारा निर्मित। जैसा गोद निषेध नीति के तहत रियासतों का 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था, उनमें तीसरा प्रकार का वर्गीकरण ये था कि जिन रियासतों का निर्माण अंग्रेजी सनद या अधिकारों के माध्यम से हुआ है, यदि उनके कोई वारिस नहीं हैं तो वारिस न होने की स्थिति में उनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया जाएगा। उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि चूंकि इन रियासतों का निर्माण हमारे आदेश से हुआ है, इसलिए हमारे आदेश के माध्यम से इन रियासतों को नष्ट भी किया जा सकता है। चूंकि ये साम्राज्य विस्तार की इन्होंने एक युक्ति अपनाई जो कालांतर में इनके लिए बड़ी घातक साबित हुई। ये हम विस्तृत रूप से अलग टॉपिक में गोद निषेध नीति को हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे वारेन हेस्टिंग की जो नीति है कि नीतियों के फलस्वरूप अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाएं जाग उठी तथा सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत विकसित होना प्रारंभ हुआ। भारतीय रियासतों से संबंधों का आधार अधीनस्थ सहयोग तथा कंपनी की श्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, न कि पारस्परिक समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। यानी देसी रियासतों को कभी भी उन्होंने समानता आधारित व्यवहार नहीं किया, वो उनको सबऑर्डिनेट रखना चाहते थे कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए, न कि मैत्रीता के लिए। इस प्रकार उनकी जो नीति थी वो अधीनस्थ सहयोग और कंपनी की सर्वोच्चता की नीति थी। इस नई नीति के तहत रियासतों ने अपनी समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन कर दी, जैसा हम साइक संधि के प्रावधानों में देखते हैं। हालांकि अपने आंतरिक मामलों में वो पूर्ण स्वतंत्र थी। प्रारंभ में ब्रिटिश रेजिडेंट कंपनी एवं भारतीय रियासतों के मध्य एक चैनल की भांति भूमिका निभाता था, किंतु धीरे धीरे रियासतों के आंतरिक प्रशासन में भी उसका हस्तक्षेप होने लगा। यहाँ तक कि उत्तराधिकार जैसे मामलों में भी रेजिडेंट का अत्यधिक हस्तक्षेप होने लगा। अब हम देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट ने किस प्रकार इस नीति को और बल दिया। 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी की समस्त व्यापारिक शक्ति समाप्त हो गई। अब वह पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक शक्ति के रूप में काम करने लगी। इस कारण उसकी साम्राज्यवादी भावनाएं और ज़्यादा बलवती हो गई। रियासतों के प्रति कंपनी की इस नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि उत्तराधिकार के मसले पर अब उसे कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था, जैसा 1834 में उन्होंने किया। कालांतर में कंपनी ने उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इतना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ, जबकि जब साइक संधि इम्पोज की गई थी 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय, उस समय ऐसे वादे किए गए थे कि आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी मजबूत हुई और त्यों त्यों रियासतों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। 1834 में एक निर्देश दिए गए। ये निर्देश गोद निषेध नीति के आधार थे। 1834 में कंपनी के डायरेक्टरों ने रियासतों के विलय संबंधी एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार जब कभी और जहां कहीं संभव हो रियासतों का कंपनी में विलय कर लिया जाए। लॉर्ड डलहौजी के विलय के सिद्धांत द्वारा लगभग आधा दर्जन रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। इस प्रकार हमने ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का अध्ययन किया है। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डलहौजी ने मूर्त रूप प्रदान किया। भारत के काफ़ी क्षेत्र इस संधि के माध्यम से अधिकृत कर लिए गए। शेष 2 नीतियों का अध्ययन हम आगामी वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।